हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि यह टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। एमपी टेट, सी टेट, यूजीसी नेट एंड इवन एमपी सेट, यानी कि हर टीचिंग एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। जनरली क्योंकि टीचिंग एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं तो पेडागोजी के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछे गए वो भी आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिना किसी देरी के आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मजे मस्ती में इस टॉपिक को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप यह समझिए कि भारत के अंदर सबसे पहली बार 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। कोटारी कमीशन की रिकमेंडेशन पर यह पॉलिसी बनकर तैयार हुई थी। उस समय पर देश के अंदर इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। दूसरी बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट उस समय पर भारत के अंदर थी। और रिसेंटली आप सभी को पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, है ना। नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है और रिसेंटली ये पॉलिसी आई है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉलिसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या प्रोविजंस इस पॉलिसी के अंतर्गत है, ये आगे हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप यह समझिए कि करिकुलर के अंदर क्या चेंज किया गया। देखिए, पहले आपका 10+2 सिस्टम चलता था, रिसेंटली उसको रिप्लेस कर दिया गया है 5+3+3+4 पर, है ना। ये आप पहले ये स्लाइड देखिए, इसमें आपको ट्रांसफॉर्म नजर आएगा, है ना। 5+3+3+4 ये आपको रट लेना है ना। इस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनता ही बनता है। यानी कि 5 जो है ये आपका फाउंडेशनल स्टेज है, यानी कि 3 साल की एज में बच्चा आंगनवाड़ी के अंदर एडमिशन लेगा और 8 साल की एज तक लगभग उसे सेकंड क्लास कंप्लीट कर लेना है। फिर आता है आपका 3, यानी कि 8 साल का बच्चा, लगभग 8 से 11 साल का बच्चा तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास के अंदर एनरोल होकर अपना एजुकेशन कंप्लीट करेगा। फिर आगे के 3 साल है आपके 6ठी, 7वीं और 8वीं के लिए, और लास्ट के 4 साल है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इन अलग अलग स्टेजेस में इसको बांटा गया है ना। फाउंडेशनल स्टेज यानी कि मूलभूत चरण, स्टार्टिंग के 5 ईयर। फिर आपके 3 साल दूसरे प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि प्रारंभिक चरण में बांटे गए हैं। फिर आपका मिडिल स्टेज और लास्ट है आपका सेकेंडरी स्टेज। तो क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, FPMS, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। याद देखिएगा, यहां पर पहले आपका 10+2 सिस्टम चलता था, यानी कि 6 साल की एज में बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता था। उसके बाद में बच्चा लगभग 18 साल की उम्र तक अपना 12th कंप्लीट कर लेता था। अब जो चेंज किया गया है, इसमें बच्चा 3 साल की एज से ही एडमिशन ले लेगा आंगनवाड़ी के अंदर, है ना। ये जो स्टार्टिंग के साल है, स्टार्टिंग के जो ईयर है 5 ईयर, इसको बांटा गया है 3+2 में, है ना। इसको भी डिवाइड किया गया, यानी कि 3 साल बच्चा पढ़ेगा फाउंडेशनल स्टेज में आंगनवाड़ी में। उसके बाद में बच्चा एडमिशन लेगा स्कूल के अंदर। तो आंगनवाड़ी में जनरली उसकी नर्सरी, LKG, UKG ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। फिर फर्स्ट और सेकंड क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी फाउंडेशनल स्टेज के रूप में। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद में आपके 3 ईयर में होगा आपका 3rd, 4th और 5th। इसमें बच्चा प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड, इंटरेक्टिव, क्लासरूम लर्निंग, ये सारी की सारी चीजें बच्चा सीखेगा। फिर आपकी मिडिल स्टेज आती है और लास्ट आती है आपकी सेकेंडरी स्टेज। तो इस तरीके से करिकुलम को पूरा का पूरा डिजाइन किया गया है, ये आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए, बच्चे के असेसमेंट की जनरली इसमें बात की गई है कि बच्चे का आपका 360 डिग्री असेसमेंट होगा, यानी कि 360 डिग्री बहुआयामी तरीके से बच्चे का आकलन किया जाएगा, जिसमें बच्चा सेल्फ असेसमेंट भी कर पाएगा, यानी कि बच्चा खुद अपना आकलन कर पाएगा। साथ ही साथ उसके जो क्लासमेट्स है, उसके जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, यानी कि पीयर ग्रुप, उनके माध्यम से भी असेसमेंट किया जाएगा। और लास्ट है आपका टीचर्स, यानी कि शिक्षक के द्वारा भी असेसमेंट किया जाएगा। तो पूरा ओवरऑल होलिस्टिक, यानी कि होलिस्टिक इसके लिए एक शब्द बिल्कुल सही है, 360 डिग्री असेसमेंट बच्चे का होलिस्टिकली किया जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमिटी एक बनी थी, यानी कि के कस्तूरीरंगन एक कमिटी बनी थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। तो उनकी रिकमेंडेशन पर यह पॉलिसी बनाई गई है ना। 2017 में जनरली इसका ड्राफ्ट बना था और 2019 में उन्होंने उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और फाइनली 2020 में हमें ये पूरी की पूरी पॉलिसी देखने के लिए मिलती है। जनरली इसमें बात की गई थी कि जो 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, उन्हें शिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत के अंदर 2 करोड़ ऐसे बच्चे थे जो एनरोल नहीं हुए थे, उन्हें शिक्षित करना
इस पॉलिसी का मेन उद्देश्य था। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस पॉलिसी के अंतर्गत जो आपका MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो पहले था, उसका नाम बदलकर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है ना। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत, ये आपको पता होना चाहिए। अगला हम अगर बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, देखिए परख एक स्कीम लॉन्च की गई बच्चे को परखने के लिए, बच्चे के असेसमेंट के लिए। परख का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना। तो यह परख स्कीम लॉन्च की गई थी बच्चे का होलिस्टिकली असेसमेंट करने के लिए, है ना। और इसी के तहत 360 डिग्री असेसमेंट शामिल है। यानी कि 360 डिग्री असेसमेंट के अंतर्गत क्या शामिल है कि बच्चा खुद भी अपना सेल्फ असेसमेंट कर पाएगा। देखिए आकलन क्या होता है, आकलन या फिर असेसमेंट मूल्यांकन से छोटा टर्म है। मूल्यांकन को इंग्लिश में कहते हैं इवैल्यूएशन और असेसमेंट को हिंदी में कहते हैं आकलन। आकलन जनरली होता है बच्चा जब क्लास में पढ़ रहा है, यानी कि टीचर जब उसको पढ़ा रहा है तो टीचर समय समय पर बच्चे को चेक करता रहता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बच्चे को समझ में आ भी रहा है या कि नहीं आ रहा है। तो जनरली टीचर पढ़ाते वक्त जब बच्चे से क्वेश्चंस करता है तो उसे हम जनरली कह देते हैं असेसमेंट, है ना। तो बच्चे को फीडबैक भी टीचर देता है, बच्चा भी टीचर को फीडबैक देता है कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा असेसमेंट चलता है। इसके अंतर्गत जनरली मोटो ये रहता है कि बच्चा सीख सके, यानी कि बच्चे की प्रोग्रेस हो सके, है ना। तो ये जनरली रहता है बच्चा फीडबैक दे सके, है ना, बच्चा अपना लेवल सुधार सके। ये जनरली इंप्रूवमेंट की गुंजाइश इसके अंतर्गत रहती है असेसमेंट के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो शिक्षक पर्व यानी कि परीक्षा और मूल्यांकन सुधार, इस पर पूरा का पूरा फोकस किया गया और इसी के लिए परख स्कीम लॉन्च की गई। समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। उद्देश्य क्या था? छात्रों को 21वीं सदी के कौशल से लेस करना। अब आप पूछोगे सर ये 21वीं सदी के कौशल क्या होते हैं? देखिए समझिए क्या होते हैं 21st सेंचुरी की स्किल्स क्या होती है। जनरली इनको डिवाइड किया गया है 3 भागों में, CDP। सी मतलब होता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, डी मतलब डिसीजन मेकिंग, पी मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी नहीं है, CDP का फुल फॉर्म अगर आप समझ रहे हो तो ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि बच्चा आलोचनात्मक तरीके से चिंतन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यानी कि बच्चा सिर्फ टीचर जो बता दे बस उसी को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बच्चा क्रिटिकली उस पर सोचना चाहिए, है ना। अपना दिमाग बच्चे को लगाना है क्रिटिकल तरीके से। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए शिक्षक ने कह दिया कि बिल्ली ने रास्ता काटा, यानी कि आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये अपशगुन होता है। तो बच्चा क्वेश्चन करना चाहिए इसमें कि सर अपशगुन क्यों होता है? बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो क्या सच में ये अपशगुन होता है क्या? जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये पुरानी बातें पहले से चली आ रही है। बच्चा क्रिटिकली सोचना चाहिए कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता है ना, बिल्ली शायद हमसे ज्यादा जल्दी में थी इसलिए वो निकल गई। यानी कि बच्चा क्रिटिकली सोचना चाहिए, आलोचनात्मक तरीके से बच्चे को चिंतन करना चाहिए। दूसरा, बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, बच्चा खुद अपने डिसीजन ले पाए। यह इस पॉलिसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी कि निर्णय लेने की क्षमता बच्चे के अंतर्गत होना चाहिए। भाई आज अपने करियर के छोटे छोटे डिसीजन अगर बच्चा खुद लेगा तभी तो वो देश के लिए आगे चलकर बड़े डिसीजन ले पाएगा। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग पावर बच्चे के पास में होनी चाहिए। हाँ, टीचर बेशक उसके हेल्प कर सकते हैं लेकिन उस पर थोप नहीं सकते। बच्चे को 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये माता पिता और शिक्षक उस पर थोप नहीं सकते, वो सिर्फ बच्चे की मदद कर सकते हैं, बच्चे को बता सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज बच्चे को आगे देखने के लिए मिलेगी। तीसरा आता है P मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करे, समस्या समाधान, है ना। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर बच्चा उन्हें सुलझाने का प्रयास करे। तो जनरली इन पॉइंट पर अधिकतर फोकस किया गया है इस पॉलिसी के अंतर्गत। आई होप आपको 20th सेंचुरी की स्किल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, यानी कि समझने का तरीका, सोचने समझने का। उसके अलावा ग्रुप डिस्कशन, है ना, बच्चा हाउ टू थिंक, कैसे सोचता है उस पर पूरा फोकस किया जाए। क्रॉस क्वेश्चनिंग बच्चा कर सके। वर्चुअल रियलिटी के बारे में बच्चे को बताना है ना। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चे को बताना है। इंटरनेट कैसे काम करता है, कंप्यूटर के बच्चे को जानकारी देना है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे, यानी कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उन सभी पर बच्चा एक अपनी थिंकिंग बना पाए, इस तरीके की बात इस पॉलिसी के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट विल बी इवेल्युएटेड ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, यानी कि जो बच्चा है उसको आप CAP, है ना, CAP से आप ध्यान रख सकते हैं। यानी कि इस तरीके से जो बच्चा है
वो उसको इवेल्युएट करना है। CAP का जनरली मतलब होता है, CAP यानी कि कैप, जनरली इसमें बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष को देखा जाएगा, है ना। कैप यानी कि कॉग्निटिव, मतलब बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, अपना दिमाग किस तरीके से लगा रहा है। फिर आता है आपका अफेक्टिव, यानी कि बच्चा जो है वो उसके इमोशंस कैसे हैं, है ना। हेड, हार्ट एंड हैंड, जनरली इस तरीके से इसको बताया जाता है। कैप का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। साइकोमोटर यानी कि हैंड, यानी कि बच्चा जो है वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज किस तरीके से कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चे को हॉलिस्टिकली प्रोग्रेस कार्ड भी बनाकर दिया जाएगा इन तीनों बेसिस पर इवेल्युएट करने के बाद में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बच्चे का जो करिकुलम है उसका, यानी कि करिकुलम जो है उसको रिड्यूस किया जाएगा। भाई अभी आपने देखा होगा बच्चे का उसका बैग रहता है, उसका वजन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि बच्चे के वजन से ज्यादा तो उसके बस्ते का वजन होता है, तो उसको आप कम करने की बात कर रहे हो इसमें, है ना। इसमें बात की गई है कि बच्चा जो है वो स्कूल में ही अपनी पुस्तकें छोड़कर आ जाएगा, है ना। स्कूल जाएगा, वहां पर उन पुस्तकों के माध्यम से वो पढ़ेगा, फिर वो घर आ जाएगा, यानी कि बस्ते का बोझ कम से कम करने की इसमें कोशिश की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रिटिकल थिंकिंग की इसमें बात की गई है। लैंग्वेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो कहा गया है कि नो लैंग्वेज इज बीइंग इंपोज्ड, यानी कि बच्चे के ऊपर कोई सी भी भाषा थोपी नहीं जाएगी, है ना। और इवन मदर टंग का और रीजनल लैंग्वेज का भरपूर प्रयोग करना है, एटलीस्ट प्राइमरी लेवल तक। प्राइमरी लेवल तक बच्चे को मातृभाषा में ही सिखाना है। सर मातृभाषा में क्यों सिखाना है? देखिए बच्चा मातृभाषा में यानी कि मदर टंग में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है। कोई भी बच्चा हो, आपने देखा होगा, है ना, आपके घर का कोई बच्चा हो या फिर अगर आप स्कूल में पढ़ाते हो तो आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी भाषा में अपनी बात को इतना अच्छे तरीके से कह पाते हैं जितना कि वो दूसरी भाषा में नहीं कह पाते। अगर आप कह रहे हो कि इंग्लिश आपको बोलना ही पड़ेगा, है ना, हिंदी बोलने पर 5 रुपए फाइन, तो यह गलत बात है। स्कूल के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा उसमें क्रिटिकली नहीं सोच पाता है, बच्चा अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है दूसरी भाषा के अंतर्गत जब तक वो उस भाषा में परफेक्टनिस्ट ना बन जाए। तीसरी इसमें बात की गई है कि जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है, जैसे कि संस्कृत की अगर मैं बात करूं तो ये एक क्लासिकल लैंग्वेज है, तो क्लासिकल लैंग्वेज को आप एडिशनल लैंग्वेज के रूप में पढ़ा सकते हैं। त्रिभाषा सूत्र, है ना, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंतर्गत बात की गई थी कि बच्चे को सबसे पहले उसकी मदर टंग यानी कि मदर लैंग्वेज, मातृभाषा, रीजनल लैंग्वेज सिखानी है। दूसरा, अगर बच्चा हिंदी भाषी राज्य से आता है तो उसको आप इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के रूप में सिखा सकते हैं। बच्चा नॉन हिंदी बेल्ट से आता है तो आप उसको हिंदी सेकंड लैंग्वेज के रूप में सिखा सकते हैं। और थर्ड लैंग्वेज इसमें होगी 22, जो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत शेड्यूल 8 में जो आपकी 22 भाषाएं दे रखी है, उन 22 में से कोई सी भी एक भाषा बच्चा सीख सकता है थर्ड लैंग्वेज के रूप में। यह बात जनरली इसमें बताई गई है ना। तीसरा, मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिस फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म की इसमें बात की गई है। बच्चा जितना हो सके बच्चे को आप ज्यादा से ज्यादा भाषा उसको सिखा सकते हो, है ना। फ्लेक्सिबल बनाना है पाठ्यक्रम को, ना कि स्टैंडर्ड बनाना है। ठीक, ISL की बात की गई है, यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज का भी इसमें प्रयोग करेंगे। कोई ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन है तो उनके लिए साइन लैंग्वेज का भी प्रयोग करना है। तो इस तरह की कुछ बातें इस पॉलिसी के अंतर्गत की गई है। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और भी बहुत सारी चीजें समझने का प्रयास करेंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को लगाने का प्रयास करते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए आप सभी को मैंने अभी हाल ही में बताया है ना, FPMS यानी कि 5334, ये पूरा का पूरा सिस्टम अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत बच्चा 5 यानी कि स्टार्टिंग के 5 साल में से 3 साल आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, 2 साल फर्स्ट और सेकेंड क्लास बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, और इस तरीके से धीरे धीरे बच्चा आगे बढ़ता जाएगा। 4 चरणों में जनरली इसको डिवाइड किया है। ये हम स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, है ना। फिर अगर कॉलेज एजुकेशन की बात करूं तो इसमें 5+3+3+4 और इसके आगे 3 और लगा लेना, है ना, यानी कि 3 साल तो एटलीस्ट बच्चे को ग्रेजुएशन में बिताना ही पड़ेगा। यह बात जनरली की गई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्र यानी कि टू इंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस द करिकुलम एंड पेडागोजी शुड बी। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, बताइए। बताइए इस तरह की बात, यानी कि जो आपका सोशियो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आने वाला बच्चा है उसके बारे में ये जनरली आपसे बात कर रहे हैं। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? देखिए जनरली मैं आपको बता दूं, इसमें जनरली बात की गई है इंगेजिंग एंड कॉन्टेक्सचुअल, यानी कि अगर कोई बच्चा
वो अगर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से आता है तो उसे भी आप इंगेज करेंगे, है ना, क्लास के अंदर उसे भी आप इंगेज करेंगे। सेंटर्ड अराउंड एग्जाम, तो देखिए एग्जाम पर पूरा सेंटर नहीं होना चाहिए, ना ही पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित होना चाहिए, है ना। आपको पढ़ाना कैसे है, आपको बच्चे को ऐसे पढ़ाना है कि बच्चा उसे यूज भी ला सके, है ना, बच्चा उसे एक्सपीरियंस कर सके, बच्चा आपकी क्लास में इंगेज हो सके। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर क्यों नहीं होगा? देखिए इसमें स्टैंडर्ड की बात की गई है, यानी कि यह बात कर रहा है कि एक मानक आप सेट कर दो और उसी मानक से आप सभी बच्चों को पढ़ाओ। तो भला ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आप फ्लेक्सिबिलिटी आपको लेकर आना है, अलग अलग बच्चे, क्योंकि यहां पर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में तो हर तरह का बच्चा शामिल होगा, है ना, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, है ना, चाहे वो किसी भी सोशियो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से बच्चा आया हुआ हो, सभी को एक ही क्लास के अंतर्गत बैठाकर शिक्षित करना है। यह होता है आपका समावेशी शिक्षा या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो मानक सेट नहीं करना है, बल्कि फ्लेक्सिबल बनाना है आपको करिकुलम को। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? बताइए कौन सा कथन प्रस्तावित है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? पहला ऑप्शन है एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज डेट्रीमेंटल टू एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। भैया अगर आप बच्चे को अपनी मातृभाषा में पढ़ाओगे तो वो बाधा कैसे बन सकता है उनकी उन्नति में, है ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। स्कूल शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज द फर्स्ट लैंग्वेज। इंग्लिश क्यों पढ़ाना है? बच्चे को मातृभाषा में देना है आपको प्राइमरी एजुकेशन, है ना, तो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश तो कहीं पर भी ये बात नहीं की गई है। मल्टीलिंगुअलिज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट फॉर यंग स्टूडेंट, ये ऑप्शन सही लग रहा है, यानी कि बच्चे को बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। बच्चे को आपको जो बच्चा जो अपनी भाषा बोलता है उससे उसी की भाषा में हमें सुनना है, टीचर को सुनना है, उसकी भाषा में एक्सेप्ट करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। बाइलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूजेस स्टूडेंट्स एंड हैम्पर्स लर्निंग, तो बाइलिंगुअल अप्रोच बच्चे को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करती है, यानी कि यह ऑप्शन भी गलत है, इसलिए सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस फिल इन द ब्लैंक्स एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन। तो आप सभी को पता है कि मदर टंग या फिर होम लैंग्वेज का प्रयोग यहां पर किया जाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मदर टंग का यूज करने की बात की है, जितना हो सके बच्चे को अपने रीजनल लैंग्वेज में समझाए ताकि बच्चा अपने खुद को भी एक्सप्रेस कर पाए अपनी मातृभाषा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बताइए, बताना है आपको असेसमेंट का क्या उद्देश्य है ना, आकलन होना चाहिए बेसिकली यहां पर, है ना। टेस्टिंग, रोट मेमोराइजेशन, भैया रटना तो बिल्कुल नहीं है ना, रोट लर्निंग को सिरे से खारिज किया इन्होंने। मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, देखिए रिकॉल की जनरली यहां पर बात नहीं की गई है, बात यहां पर की गई है टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि बच्चे को आपको असेस करना है कि बच्चा किस तरीके से सीखता है, बच्चे को उसकी सीखने की प्रोसेस में आपको हेल्प करना है ना। तुलना भी बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सिरे से खारिज होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, fill in the blanks is the comprehensive and integrated flagship program of the government of India to attain the universal elementary education in the country in a mission mode। अब सभी को पता होगा यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई थी, यानी कि 6 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनको अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई थी। यह बात कौन सी पॉलिसी के अंतर्गत की गई थी, यह आपको बताना है। तो देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जनरली यह बात की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सर्व शिक्षा अभियान तो बहुत लेट आया है, उसके पहले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह बात कह दी गई थी कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन देना है, और इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल में भी इसका प्रावधान किया गया था। कौन से आर्टिकल में 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है, यह आपको कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन शुड बी फोकस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड कंटेंट ओनली, या फिर शुड बी फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल इन लर्नर्स
थिंकिंग शुड बी डेवलप्ड या फिर द इन्वेस्टिगेशन शुड बी डिटरमाइंड एंड डिस्कवरी बेस्ड? बताना है इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। देखिए जनरली यहां पर प्री डिटरमाइंड कंटेंट पर फोकस करने की बात नहीं की गई है ना, यानी कि ऐसा कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए जो पहले से ही निर्धारित हो। तो ये तो कोई बात इस पॉलिसी के अंतर्गत की नहीं गई है ना, यानी कि आप बच्चे को अपने सिरे से पढ़ाओगे, ऐसा नहीं है कि बस जो किताबों में लिखा है वो आप बच्चे को बता दोगे, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये यहां पर गलत टाइप हो गया है। तो देखिए इनमें सही आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर, यानी कि अगर मैं बात करूं तो हिंदी में ये ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों बातें इसके अंतर्गत की गई थी। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, यह बात इसके अंतर्गत नहीं की गई थी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपके सीटेट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सीटेट और रीट एग्जाम के ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये तो यहां पर उत्तर ही बता दिया इन्होंने। द शिफ्ट प्रपोज्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फ्रॉम। आपको पता होना चाहिए, इन्होंने कहा था कि आपको स्टैंडर्डाइजेशन से आपको फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ लेकर आना है, यानी कि जो पहले से मानक सेट है सिर्फ उन्हीं के बेसिस पर आपको बच्चों को नहीं पढ़ाना है, बल्कि फ्लेक्सिबल उनका करिकुलम होना चाहिए, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आने की बात की गई थी। साथ ही साथ एक और इसमें बात की गई थी, इसमें कहा गया था कि बच्चों को आप समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ लेकर आओगे। अब ये क्या होता है, एसे और एफए? देखिए एसे मतलब होता है योगात्मक मूल्यांकन, एफए मतलब होता है रचनात्मक मूल्यांकन। यानी कि समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत जनरली हम बच्चों को ग्रेड्स देते हैं, मार्क्स देते हैं कि बच्चे को 100 में से या फिर 50 में से कितने नंबर आए हैं। तो यहां पर ग्रेड की बात नहीं की गई है इस एजुकेशन पॉलिसी में, बल्कि यह बताया गया है कि आपको बच्चों को फीडबैक देना है। क्लास के दौरान बच्चों को यह बताना है कि किस तरीके से उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके की बात, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की गई थी, है ना। तो यह आपको पता होना चाहिए, समेटिव असेसमेंट थे फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये बात जनरली इसके अंतर्गत की गई थी। तो ऑप्शन आपके क्या क्या है, ऑप्शन इसमें देखिए बी ऑप्शन में इन्होंने कह रखा है फॉर्मेटिव टू समेटिव, तो ये तो गलत बात है ना, क्योंकि समेटिव से फॉर्मेटिव की बात की गई है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम, नहीं, लर्निंग फॉर एग्जाम से आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जाना है ना। फिर यहां पर मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी, नहीं, यहां पर भी रिजिडिटी टू मल्टी डिसिप्लिनरी बात की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सी और बी ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसीडर्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। बताना है आपको भाई, मल्टीलिंगुअलिज्म को असेट के रूप में देखने की बात हुई है, यानी कि ये आप एक पूंजी के रूप में देखेंगे। भाई अलग अलग भाषा के बच्चे अगर आपकी क्लास में मौजूद है तो वो असेट्स ही तो है, यानी कि दूसरे बच्चे भी उनके सहपाठी की लैंग्वेज को समझ पाएंगे, सीखने का प्रयास कर पाएंगे। तो मल्टीलिंगुअलिज्म हिंड्रेंस नहीं है ये, बल्कि एक असेट के रूप में हमें देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज फॉर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? देखिए जनरली बात की गई है उन बच्चों को रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, है ना। रटकर सीखना, रोट लर्निंग की तो बात हुई नहीं है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ करिकुलम एंड असेसमेंट, देखिए मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका पाठ्यक्रम, है ना। स्टैंडर्ड यानी कि मानक सेट नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्टिंग, यह भी गलत होगा। सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्य चर्चा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस की ये बात कर रहे हैं। बताना है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए मल्टी डायमेंशनल की इन्होंने बात की थी, कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट, कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना है, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, है ना। कंपैरिजन तो बिल्कुल आपको नहीं करना है। दूसरा, प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, बिल्कुल सही बात है। आपको कैप, मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, यानी कि बच्चा दिमाग से संज्ञानात्मक तरीके से किस तरीके से सोच पा रहा है, बच्चे के इमोशंस कैसे हैं, और बच्चा साइकोमोटर एक्टिविटीज किस तरीके से कर पा रहा है, तो ये तो बात की गई है। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स इन एन 8 पॉइंट ग्रेड स्केल्स एज पर हर कॉग्निटिव कैपेबिलिटी। देखिए बच्चे को आपको इसके अंतर्गत लेबल नहीं करना है ना। लेबल की जनरली ये बात करने हैं, लेबल आपको नहीं करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी इसका गलत उत्तर होगा, सी वाला सॉरी। और डी यानी कि प्रॉब्लम एरियाज इन द स्टूडेंट्स
कॉम्प्रहेंशन दैट पेरेंट्स नीड वर्क अपॉन, पेरेंट्स को वर्क क्यों करना है? केप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट फिल इन द ब्लैंक शुड बी इनकरेज टू प्रमोट। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? है ना, इंग्लिश में ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होना चाहिए? वीडियो को पॉज करके भी आप उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए रोट लर्निंग की बात फिर से नहीं हुई है ना, तो दोनों ऑप्शन में तो रोट लर्निंग की बात हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो पहले ही हट गया। तीसरा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल, तो यही बात की है कि बच्चे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर पाए, यानी कि अनुभव जनित अधिगम बच्चे का होना चाहिए, साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग भी बच्चे कर पाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, देखिए लास्ट वाले में रिकॉल की बात की गई है, रिकॉल की कोई बात ही नहीं हुई होती है इसमें, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, Which of the following has not been promoted by National Education Policy 2020 in context of education of students with disability? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए, बताइए। देखिए कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन की ये बात कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, है ना। उपयुक्त इमारती ढांचा, यानी कि क्या कह रहा है, प्रश्न को ढंग से समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड, कौन सा प्रमोट नहीं करना है? तो भाई एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना भाई, कोई स्पेशल चिल्ड्रन है तो उसके लिए लिफ्ट होना चाहिए, रैंप होना चाहिए, है ना, फिर वन ऑन वन टीचर्स एंड एजुकेटर इंटरेक्शन, ये भी होना चाहिए इस पॉलिसी के अंतर्गत, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में यह कहा गया है कि अगर कोई स्पेशल चिल्ड्रन क्लास के अंतर्गत शामिल है, यानी कि क्लास के दौरान पढ़ रहा है कोई स्पेशल बच्चा, तो टीचर को उस पर थोड़ा सा फोकस करके उस पर ज्यादा ध्यान दे सकता है टीचर, यानी कि वन ऑन वन इंटरेक्शन हो सकता है बच्चे का और टीचर का, है ना। सुटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, तो टेक्नोलॉजी को तो भरपूर प्रयोग करना ही चाहिए। अगर कोई बच्चा डीफ है, अगर कोई स्पेशल चिल्ड्रन है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम कर सकते हैं, है ना, तो ये तो जरूरी है। लेकिन कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, देखिए स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं की गई है, बल्कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है ना। तो स्पेशल एजुकेशन की बजाय इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा की इसमें बात की गई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपसे पूछा था क्या नहीं होना चाहिए, तो सी नहीं होना चाहिए, है ना, सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? बताना है आपको इन चारों में से क्या प्रस्तावित करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बताइए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, बिल्कुल, तो स्कूल के करिकुलम का रिडक्शन होना चाहिए, यानी कि विद्यालय की पाठ्यचर्चा की विषय वस्तु में कटौती होना चाहिए। विद्यालय की पाठ्यचर्चा के लचीलेपन में वृद्धि, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। रटनता अधिगम का महत्व देना, नहीं, रोट लर्निंग की तो इसमें बात ही नहीं की गई थी। और चौथा ऑप्शन है एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है ना, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट की जनरली बात कर रहे हैं, तो हमने इसमें बात करी थी मल्टी डायमेंशनल, है ना, समेटिव असेसमेंट नहीं, समेटिव की बात इसमें नहीं कही थी, बल्कि इसमें फॉर्मेटिव की बात कही थी। असेसमेंट ऑफ रोट मेमोराइजेशन स्किल, ये भी गलत है। ग्रेडिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट, आप सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट के माध्यम से बच्चों को जज नहीं कर सकते, बल्कि इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। मैंने आपको बताया था कि 360 डिग्री यानी कि मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट में पहली बात हुई थी आपकी सेल्फ असेसमेंट की, दूसरी बात इसमें हुई थी पीयर ग्रुप के द्वारा आपका असेसमेंट करने की, और तीसरी बात हुई थी टीचर्स के द्वारा असेसमेंट करने की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइज ऑन, बताइए। तो देखिए आपको पता होगा कि लैंग्वेज की अगर हम जब भी बात करते हैं तो मल्टीलिंग्वलिज्म की यहां पर बात की गई है, बहुभाषिता, है ना, यानी कि क्लास के अंदर आपके अलग अलग भाषा को बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं। मोनोलिंग्वलिज्म की यहां पर बात नहीं की गई है, ठीक, तो मल्टीलिंग्वलिज्म ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा,
क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? मोनोलिंगुअलिज्म शुड बी प्रैक्टिस्ड एट ऑल लेवल, नहीं, मोनोलिंगुअलिज्म की यहां पर बात ही नहीं हुई है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। रटकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने पर जोर दिया गया, नहीं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी डिस्करेज्ड, नहीं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो आपको करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट टू चूज देयर लैंग्वेज, है ना, ट्रेजेक्टरीज एंड प्रोग्राम्स, यानी कि आपको शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइज ऑन फ्लेक्सिबिलिटी मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, आपको बताना है। यहां पर क्या बात की गई है, तो बिल्कुल है ना, फ्लेक्सिबिलिटी की यहां पर बात की गई है। बात यहां पर की गई है कि बच्चे को आप जो है कि कैप के माध्यम से असेस करेंगे, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड आपका बिहेवियरलिज्म, है ना, इनकी यहां पर बात की गई है, साइकोमोटर सॉरी, है ना। ओनली द एस्पेक्ट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सिर्फ कॉग्निटिव की बात नहीं की गई है, स्टैंडर्ड की भी बात नहीं की गई है, और सिर्फ यहां पर मेजरमेंट ऑफ मेमोराइजेशन एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। ये तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ असेसमेंट एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट इज एंड आउट ऑफ द क्लासरूम, यानी कि विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता की जा सकती है, क्या इसकी बात इसके अंतर्गत की गई है, या फिर कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। देखिए कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है आपको बच्चे का, है ना, कंपैरिजन नहीं करना है कि कोई बच्चा धीमा है कोई बच्चा तेज है, ऐसा कंपैरिजन कभी नहीं करना है बच्चों का। द गैप एंड डिफिशियंसीज इन द स्टूडेंट लर्निंग एंड एक्यूरेट आइडेंटिफाई हर फेलियर, तो यह भी आपको नहीं करना है, बच्चों की कमियों को नहीं आंकना है आपको, विद्यार्थियों की रटने की क्षमता की जानकारी। ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। देखिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जिस भी ऑप्शन में आपको बच्चा एक्टिव लगे वो ऑप्शन जनरली सही होता है ना, यानी कि बच्चे को आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है कक्षा के दौरान, बच्चा पैसिव नहीं होना चाहिए, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, और बच्चा जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव है वही क्वेश्चन का सही आंसर होता है। आपको हटाना है, ऑप्शंस को रिमूव करके भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द एम्फेसिस ऑफ एजुकेशन शुड बी ऑन, यानी कि बताना है आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डीकंटेक्चुअलाइज्ड कंटेंट या फिर रोट लर्निंग या फिर लर्निंग फॉर एग्जाम। सिर्फ एग्जाम के लिए भी नहीं पढ़ना है, रोट लर्निंग भी नहीं करना है ना। कॉन्टेक्सचुअलाइज की अगर हम बात करते हैं, संदर्भित विषय वस्तु होना चाहिए भाई, डीकॉन्टेक्सचुलाइज की बात यहां पर नहीं हो रही है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यानी कि संकल्पनात्मक समझ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से पूछे गए थे। आई होप आप समझ गए होंगे इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये था आपका वीडियो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। आगे और भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊंगा, बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।